नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा शॉक थेरेपी। इसमें इसका मतलब पूछा है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था ये शॉक थेरेपी क्या है। तो देखो, जो हमारे बड़े क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उनको बड़े अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझो। ठीक है, उससे ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो शॉक थेरेपी की परिभाषा पूछी थी, ये एक लाइन हमें पता होनी चाहिए। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाकर, यानी कि उसे चोट पहुंचाकर। उपचार मतलब उसे ठीक करना। शॉक मतलब क्या होता है? आघात, यानी कि झटका लग गया, शॉक लग गया। और थेरेपी का मतलब है उपचार करना। ठीक है, क्योंकि रशिया में क्या हुआ था, जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश करी थी, उन्होंने कोशिश तो करी थी थेरेपी की, पर उल्टा उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ठीक है, उन्हें शॉक लग गया था। इसीलिए इसको कहा जाता है शॉक थेरेपी या आघात पहुंचाकर उपचार करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संविधान कब पारित किया? तो यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संविधान कब पारित किया था? यूरोपीय संघ ने सन 1994 में यूरोपीय संविधान पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य किस अर्थतंत्र में सम्माहित हुआ? आप सभी ने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ उसे टूटने का रीज़न ही ये था कि सारे देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे थे। तो जैसे ही सोवियत संघ टूटा, सब ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई थी? कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवादी। तो यही पूछ रहे हैं कि जब शॉक थेरेपी हुई या सोवियत संघ जब टूटा, उसके बाद हर एक राज्य, जो वो 15 का ग्रुप था, वो किस अर्थतंत्र में, यानी कि कौन सी इकोनॉमी अपनाई। ठीक है, अर्थव्यवस्था, अर्थ वर्ड का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। तो अर्थतंत्र का मतलब यहाँ पे इकोनॉमी ही है। तो किस इकोनॉमी में मिले वो सारे? तो इसमें देखो, अब शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य पूंजीवादी अर्थतंत्र में समाहित हुआ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो किस चीज़ में शामिल हो गए? कैपिटलिज्म में, यानी कि पूंजीवादी में। अब देखो, मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी है। मैं आपको इसीलिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि कई बार जो हमारी जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अर्थतंत्र और समाहित का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, बात बिल्कुल सिंपल रहती है क्वेश्चंस में हमेशा, पर उन्हें थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी। एक भी चीज़ आपकी नहीं रहने वाली। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो आप वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिस भी बच्चे ने जो है वो चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो पहले उन वीडियोस को देख लो। अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही आते होंगे। ठीक है, आप पहले चैनल पे जाओ, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो और वहाँ से सीरियल वाइज सारी चीज़ों को देखो। पहले चैप्टर पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? हम सभी को पता है सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। और अमेरिका की अगर पूछे तो वो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। हमने सारी बातें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना, साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। तो सोवियत संघ क्या था? साम्यवादी था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतंत्रीय पूंजीवादी व्यवस्था का संक्रमण विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रभावित हुआ। इस संक्रमण को क्या कहा जाता है? अब पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी वही है, फिर से शॉक थेरेपी वाली बात। मैंने आपको जब शॉक थेरेपी पढ़ाया तो ये बात बताई थी ना कि शॉक थेरेपी में वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की थी, किसकी? रूस की, इस मॉडल को अपनाने में। और ये मॉडल क्या था कि साम्यवादी चीज़ को पूंजीवाद में बदलना है। तो अब एक एक वर्ड आप यहाँ पे समझो। सत्तावादी समाजवादी, इस वर्ड का मतलब है साम्यवादी। ठीक है, सत्तावादी यानी कि जब एक पार्टी की सत्ता हो, यानी एक पार्टी की पावर हो। समाजवादी वही जो सारी रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले लेती है सरकार, और जो है उसकी समाज की भलाई के लिए काम करती है। तो सत्तावादी समाजवादी वर्ड बदल दिए इन्होंने क्वेश्चन में, पर इसका मतलब है साम्यवादी। आगे देखो, लोकतंत्रीय पूंजीवादी। अब डेमोक्रेटिक और पूंजीवादी, तो हम सभी को पता है ये कौन सी हो गई? पूंजीवादी बात। तो सत्तावादी और पूंजीवादी व्यवस्था का संक्रमण
यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलाव किसने किया था? रूस ने किया था। और किसने हेल्प करी थी? विश्व बैंक ने हेल्प करी थी। तो यही तो लिखा है क्वेश्चन में। देखो, आपको जो वर्ड ना आते हो ना, उन वर्ड को ही हटा दिया करो। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओ तो उस वर्ड को ही हटा के पढ़ो, तब भी आप उसका आंसर अपने आप समझ जाओगे कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। देखो, यहाँ पे आपको सत्तावादी और लोकतंत्रीय पूंजीवादी का अगर मतलब नहीं पता था तो आप देखो, यहाँ पे आपको समाजवादी वर्ड दिखा, इसका मतलब तो पता है, तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो क्वेश्चन को। समाजवादी व्यवस्था से, लोकतंत्रीय नहीं आता तो लोकतंत्रीय को छोड़ दो, समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था का संक्रमण, ये तो आपको पता है। समाजवाद से पूंजीवाद में जो बदला था वो क्या थी? शॉक थेरेपी का विश्व। आगे आपको हिंट और मिल गई, और कि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रभावित हुआ। इस संक्रमण को क्या कहते हैं? कि जो ये चेंज हुआ था इकोनॉमी का, जो साम्यवादी थी उसको क्या बना दिया था? पूंजीवादी। और वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने उसमें हेल्प करी थी, तो इसको क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं। हिंदी वाले बच्चे थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज टफ हो जाती है, तो इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर देख लो चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है? क्योंकि इनसे क्या होता है, जो लैंग्वेज है वो हमें आ जाएगी अच्छे से, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्ववर्ती सोवियत संघ को अब किस नाम से जाना जाता है? पूर्ववर्ती का मतलब है पहले का। पूर्ववर्ती जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था उसमें बड़ा देश रूस था, तो आज उसको रूस के नाम से जाना जाता है। बस यही ये पूछा है। पहले तो क्या कहते थे उसे? USSR यानी कि सोवियत संघ। अब उसे क्या कहते हैं? रशिया। 8th क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक अंतर को उजागर कीजिए। अब सोवियत अर्थव्यवस्था यानी कि साम्यवादी और पूंजीवादी, तो साम्यवादी और पूंजीवादी में एक डिफरेंस बताना है हमें। तो मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का कंट्रोल होता है, यानी कि राज्य का नियंत्रण होता है। तो यही लिखिए पहली लाइन, सोवियत अर्थव्यवस्था उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर होता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। और जो पूंजीवाद होता है उसमें क्या होता है? ओपन कंपटीशन होता है और बाजार मूलक यानी कि सभी लोग फ्री होते हैं व्यापार करने के लिए। तो खुली यानी कि ओपन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धा वाली, बाजार मूलक यहाँ पे जहाँ पे सभी के लिए बाजार खुले हों, ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? पूंजीवादी। तो आप सिंपल यहाँ पे ये लिख सकते हो, जब उत्पादन और वितरण पे राज्य का नियंत्रण होता है तो वो क्या होगी? साम्यवादी। और जब अर्थव्यवस्था खुली होती है और राज्य का नियंत्रण नहीं होता तो वो होता है पूंजीवादी। अब है 9th क्वेश्चन, शॉक थेरेपी के किसी एक परिणाम को उजागर कीजिए। देखो, मैंने आपको इस बहुत बड़ा क्वेश्चन करा रखा है, उसमें मैंने आपको सारे रिजल्ट बता रखे हैं, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम निकले। तो इसमें जो है क्या क्या हुआ था कि इसमें सारी चीज़ें बिक गई थी ना रशिया की, वहाँ पे फैक्ट्रीज बर्बाद हो गई थी, देश की इकोनॉमी गिर गई थी, रशिया की जो करेंसी है रूबल वो बहुत डाउन हो गई थी। तो इसमें एक पूछा है तो आप एक लिख दो कि रूस के लगभग 90% जो उद्योग थे वो क्या हो गए थे? निजी हाथों में चले गए थे और उल्टे सीधे रेट पर बेच दिए गए थे। यही लिखा है इसमें। शॉक थेरेपी का एक परिणाम ये है कि 90% उद्योगों को रूस के बेच दिया गया। देखो, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली वीडियोस हैं, इनमें आप क्वेश्चंस का सीरियल मत ढूंढना कि एक पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये 8वां कैसे आ गया, क्योंकि मैंने सभी उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग अलग जगह से कंपाइल किया है जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा लिया है, तो इसमें सीरियल मत देखना, बस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। आपको लाइन से क्वेश्चन जो मिलेंगे वो NCERT वाले मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी बुक में दे रखे हैं। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये मैंने अलग अलग जगह से उठाए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इन क्वेश्चंस में आप परेशान मत होना कि ये क्वेश्चन छूट गया, कि छठा क्वेश्चन आया था उसके बाद सीधा 9वां आ गया, क्योंकि ये अलग अलग जगह से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को आप लाइक भी करो और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो। अब देखो, क्वेश्चन है हमारा, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण क्या था? अब जो दो ध्रुव बन गए थे पूरी दुनिया में, एक तरफ साम्यवादी जो कि रशिया के सपोर्टर थे, एक तरफ पूंजीवादी जो कि अमेरिका के सपोर्टर थे, उस चीज़ के ख़त्म होने का क्या रीज़न है, ये पूछा है। देखो, पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति।
है ये रीज़न? बिल्कुल है। जब तक शीत युद्ध चल रहा था तब तक ही तो ध्रुव थे। जब शीत युद्ध ही ख़त्म हो गया, लड़ाई ही ख़त्म हो गई, तो दोनों ग्रुप में से जो है वो ग्रुप वाली चीज़ भी ख़त्म हो गई। तो जो रशिया है यानी कि सोवियत संघ था जो, उसका ग्रुप टूट गया था। इस वजह से क्या हो गया था, शीत युद्ध भी ख़त्म हो गया था। तो शीत युद्ध ख़त्म हुआ, उसकी वजह से जो दो दुनिया में ध्रुव बन गए थे, साम्यवादी और पूंजीवादी, वो चीज़ ख़त्म हो गई। दूसरा पॉइंट, सोवियत संघ का पतन। बिल्कुल ठीक बात है भाई। जब सोवियत संघ टूट गया तो कंपटीटर ही नहीं बचा अमेरिका का, तो पूंजीवादी लोगों का कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। सोवियत संघ के टूटने की वजह से भी क्या हुआ, दो ध्रुवीय विश्व ख़त्म हो गया, सिंगल पावर बन गई दुनिया में, एक ध्रुवीय विश्व बन गया, सिर्फ अमेरिका की पावर रह गई दुनिया में। तीसरा पॉइंट देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। गुट निरपेक्ष का मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट। अब भारत जैसे देशों ने जो तरीका अपनाया था गुट निरपेक्षता का, उसने भी तो पूरा पूरा योगदान दिया है दो ध्रुवीयता को ख़त्म करने में, क्योंकि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, किसी भी ग्रुप में, चाहे वो अमेरिका वाला ग्रुप हो, चाहे वो रशिया वाला ग्रुप हो। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है शीत युद्ध को ख़त्म करने में और दो ध्रुवीयता को ख़त्म करने में। तो दो ध्रुवीयता को ख़त्म करने में गुट निरपेक्ष देशों का भी बहुत महत्व है। इसीलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही रीजन है जिनकी वजह से द्विध्रुवीय विश्व जो है उसकी समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की। मैंने आपको पढ़ाया था ये बिल्कुल अच्छे से, मैंने आपको बोला था इसको याद कर लेना बिल्कुल। तीन चीज़ें उन्होंने लागू की थी, उस्तकोरोनी, प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ठीक है, तो आपको वही तीनों देखनी थी, कहाँ पे है। देखो, पहला है प्रेस्ट्रोइका, दूसरा है ग्लासनोस्त, ठीक है, तीसरा भी हमें पता है वो क्या है, उस्तकोरोनी। तो इसमें दो दे रखे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि ऊपर वाले दोनों मिखाइल गोर्बाचेव ने लागू किए। अब इसका मतलब क्या था, उस्तरोनी, प्रेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त का, इसका मतलब था पूंजीवाद को अपनाना, ओपन डोर पॉलिसी यानी कि अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी बनाना, अपने दरवाजे खोलना ताकि वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड कर सकें वो लोग। ठीक है, तो यही चीज़ें थी इसमें। उदारवाद कह लो आप, पूंजीवाद कह लो, या आप ये मान लो सिंपल सा कि इकोनॉमी को हमें पूंजीवादी बनाना है। यही तीन मेन बातें कही थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। अब अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कब गिराई गई थी? 1989 में, नवंबर का महीना था, नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। तो नेक्स्ट ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सभी को पता है, दिसंबर 1991, 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? अब ये बताना है हमें कि सोवियत इकोनॉमी जो थी वो कैसी थी। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछे, आपको थोड़ी सी सेंस समझनी होती है बस। सोवियत व्यवस्था के निर्माता लगा दो या कुछ लगा दो, बात तो सोवियत व्यवस्था की ही कर रहे हैं। मैंने आपको सोवियत अर्थव्यवस्था पढ़ाई है ना पूरी, तो ये आपको बस ये पता होना चाहिए सोवियत अर्थव्यवस्था है कैसी। तो बस अगर आपको ये बात पता है कि वो साम्यवाद पर आधारित है, वहाँ पे सभी चीज़ों पर राज्य का कंट्रोल है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। देखो क्या है पहला ऑप्शन, निजी संपत्ति की समाप्ति। बिल्कुल ठीक है भाई ये बात। उन्होंने क्या करा था, निजी संपत्ति जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म कर दी थी, सारी प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण। ये भी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, सभी लोगों के राइट्स सेम थे बिल्कुल, चाहे अमीर गरीब कुछ भी हो वो। ठीक है, अमीर गरीब वाली चीज़ वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती थी, सबका जीवन समान था, एक जैसा था, इक्वल था। तीसरा है, विरोधी दल तथा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जो भी अपोजिशन होता था उसको कोई नहीं पूछता था, वहाँ पे ज़्यादा पार्टियाँ वहाँ पे फॉलो नहीं होती थी, एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो विरोधी दल यानी कि जो अपोजिट पार्टियाँ होती हैं उनका कोई स्थान नहीं था सोवियत संघ में। डी पॉइंट है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था। अरे मैंने आपको बताया था कि साम्यवाद में सबसे पहली चीज़ ही ये है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा कंट्रोल होता है भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी गलत, इसीलिए इसमें हम टिक कौन सा लगाएंगे, डी ऑप्शन। गलत पूछा था आपसे किसको महत्व नहीं दिया, यानी कौन सी चीज़ नहीं थी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के कोई दो परिणाम लिखें।
अब इतिहास की सबसे बड़ी गैराज क्या थी? शॉक थेरेपी। जो रशिया ने मॉडल अपनाया था इकोनॉमी सुधारने का, वही क्या थी? सबसे बड़ी गैराज सेल। क्यों थी ये सबसे बड़ी गैराज सेल? क्योंकि सब कुछ बिक गया था उस टाइम पे रशिया का। तो इसमें है 2 बातें बतानी है कोई भी, यानी कि शॉक थेरेपी की कोई 2 बातें बतानी है आपको। पहला पॉइंट है लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। बिल्कुल वही बात हमें पता है, सारी फैक्ट्रीज उनकी बिक गई थी। दूसरा, रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा ढहने लगा, यानी कि जो फैक्ट्रीज थी जो कि गवर्नमेंट के या सरकार के कंट्रोल में थी, वो सारी अब प्राइवेट होने लगी, कंट्रोल राज्य का अब नहीं रहा। तो ये 2 बातें थी शॉक थेरेपी की मेन। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लो जाके, मैंने आपको पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है शॉक थेरेपी। वहाँ से आपको शॉर्ट में पूछें चाहे लॉन्ग में पूछें, कैसे भी पूछें, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कितनी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अब देखो, सोवियत राजनीति प्रणाली की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। मैंने आपको सोवियत प्रणाली पढ़ाई है पूरी की पूरी, तो वही उसमें से 2 बातें बता दो। मैंने आपको 10-15 बताई थी कम से कम। तो सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि उसमें सबसे मेन एक ही चीज़ थी, वो क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी। उसी का दबदबा था, वही वहाँ पे रूल करती थी। दूसरा पॉइंट, सोवियत राजनीतिक प्रणाली में किसी अन्य दल या विरोधी दल को कोई जगह नहीं दी गई थी, ठीक है, अपोजिशन का कोई रोल नहीं था वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करो। देखो बार बार आपसे शॉक थेरेपी पूछ रहे हैं, सोवियत प्रणाली पूछ रहे हैं, या आपसे पूछेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ, यही बातें पूछेंगे आपसे बस ये घुमा घुमा के, कभी लैंग्वेज बदल के, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो एक बार बस, और नोट्स बना लो अपने, फिर आपसे कुछ भी पूछे आप किसी भी चीज़ का आंसर देने के लायक हो जाओगे, ठीक है। तो देखो अब सोवियत प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखो आप इसमें क्या पूछा है, 2 नेगेटिव पॉइंट्स पूछे हैं शॉक थेरेपी के। तो देखो पहला है, शॉक थेरेपी के कारण संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, यानी कि शॉक थेरेपी से सारे देश बर्बाद हो गए जिन्होंने भी वो अपनाया, रशिया और उसके जो आसपास के देश थे उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सेकंड पॉइंट, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस में लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। वही बात आ गई, फिर सारी इंडस्ट्रीज उनकी बिक गई। अब देखो अगला, सोवियत संघ के विघटन के समय किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, जो कन्फ्लिक्ट और टेंशन्स वाला टॉपिक था, जिसमें कि संघर्ष और तनाव के बारे में मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको सारे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, इसमें आपको 2 के नाम लिखने हैं बस, तो आप लिख दो चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान पढ़ाया था मैंने, और तजाकिस्तान, ये 2 नाम आपको दे रखे हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के समय चेचन्या और दागिस्तान, इन्होंने यहाँ पे दागिस्तान नहीं लिखा, मैं लिखवा रहा हूँ आपको चेचन्या और दागिस्तान, और दूसरा है तजाकिस्तान। यहाँ पे क्या हुआ है, अलगाववादी आंदोलन हुए हैं, और भी जगह हैं बहुत सारी जहाँ पे हुए थे। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्ष तक चलता रहा? यह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? देखो 10 साल तक चला था ये, और 2001 में जाकर ये ख़त्म हुआ था। जैसे ही सोवियत संघ टूटा था 1991 में, तब से ये चला था, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी ख़राब हो गई थी वहाँ पे, बिल्कुल सरकार वरकार सब बर्बाद हो गई थी, तो वहाँ पे क्या हो गया था, गृह युद्ध चल गया था। तो लगभग 10 सालों तक चला है, 1991 से लेकर 2001 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। वही सोवियत व्यवस्था पता होनी चाहिए, सोवियत प्रणाली पता होनी चाहिए, इसका आंसर भी आप लिख दोगे। सबसे पहली बात, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की ही भांति अन्य देशों से बहुत आगे थी। मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, सबसे टॉप पे चलती थी ये 2 ही व्यवस्था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो विश्व की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ वाली। तो यही है पहला पॉइंट, कि और देशों की ही तरह बहुत आगे थी सोवियत अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट, सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिनमें तेल, खनिज, लोहा, इस्पात, मशीनरी सभी चीज़ें शामिल हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत थे। मैंने आपको बताया था ना सोवियत संघ में क्या था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पिन से लेकर कार तक वो बना सकते थे, सारी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे, इकोनॉमी पर सरकार का कंट्रोल था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, ठीक है। यही सारी बातें आपको लिखनी है। दोबारा से मैं आप सभी बच्चों को वही बात कहूँगा कि अगर किसी बच्चे ने वीडियोस वो वाली नहीं देखी हैं जो कि मैंने आपको चैप्टर्स में पढ़ाया है, तो वो वीडियोस आप पहले ज़रूर देखो, बाद में क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोस करो। आप हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ा करो,
क्योंकि वहाँ पे आपको लाइन से वीडियोस मिलेंगी। पहले आपको चैप्टर्स मिलेंगे, फिर सारी वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स की मिलेंगी, प्रीवियस ईयर भी होंगे उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप बिल्कुल सीक्वल में पढ़ा करो हमेशा। तो हम आपके लिए सारी वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ाई में मन लगाओ, मेहनत करो।